जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए आदि शंकर एकेडमी की टीम ने आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेशन शुरू किया है। उसी क्रम में आज पॉलिटी की दूसरी क्लास में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराने के लिए और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी जानकारी देने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हो गया हूँ। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि समय तो बहुत कम बचा है। तो आज के इस सेशन में मैं पॉलिटी के और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपको बताने वाला हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो बताए ही थे, और उसके साथ साथ जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज थी वो तो आपको और अच्छे से मैंने डिस्क्राइब भी किया था। तो उसी क्रम में आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से पूरे भारत में लागू हो गया था। शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में कब से लागू हुआ, अच्छा इसके लिए कौन सा अधिनियम आया, संविधान में कौन सा संशोधन हुआ, इन सब में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो बात करूं शिक्षा का मौलिक अधिकार से संबंधित अधिनियम, तो संविधान में एक संशोधन होता है और वो संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन, जो कि आपके होता है 2002 में, जो कि होता है 2002 में। और इसके तहत प्रावधान किया जाता है कि जो 6 से 14 साल के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इस बात का इसमें प्रावधान होता है और यह मौलिक अधिकार के रूप में पूरे भारत देश में लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से यह लागू किया गया। तो प्रश्न क्रमांक पहले का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 2010 होने वाला है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2010 आपके इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है। तो फ्रांस, यूएसए, कनाडा और भारत। तो यूएसए अर्थात आपके अमेरिका का जो संविधान है वह विश्व का पहला लिखित संविधान है। तो दूसरे प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए अर्थात अमेरिका का जो संविधान है वह विश्व का पहला लिखित संविधान है। और 1789 में यह क्या हो गया था भाई, लागू हो गया था। कब हो गया था, 1789 में यह लागू हो गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपका बोला जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। तो अभी मैंने बताया 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में होता है। इसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता होती है और आपका 1 अप्रैल 2010 से यह क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। आपात उपबंध का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो मैंने आपको बताया है ऑफलाइन में कई बार कि जब व्यक्ति 18 साल का हो जाता है और उस समय उसकी 12वीं क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और उसके जीवन में आ जाती हैं कई तरह की इमरजेंसियां। अभी तक तो जीवन बिल्कुल आसान था कि 8वीं के बाद 9वीं, 9वीं के बाद 10वीं, 10वीं के बाद 11वीं, फिर 12वीं। लेकिन 12वीं क्लास पास की और 18 साल के हो गए, अब जीवन में आ गई इमरजेंसी। 12वीं के बाद ऐसी कौन सी पढ़ाई कर लें ताकि जीवन में कुछ ऐसा कर लें ताकि जीवन अच्छे से काट सके। मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी की एक चिंता हो गई, स्थायित्व की चिंता। अब 12वीं पास करने के बाद 18 साल का व्यक्ति हो गया, गांव से शहर आया तो रूम ढूंढने की चिंता, कहाँ रहेंगे, खाना बनाते भी नहीं बन रहा, कैसे खाना बनाएंगे, कॉलेज ढूंढना। तो लाइफ में तरह तरह की इमरजेंसी आ जाती है जब व्यक्ति होता है 18 साल का। तो आपात अर्थात इमरजेंसी की चर्चा किसमें की गई है, भाग 18 में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या होने वाला है, एकदम करेक्ट होने वाला है। ठीक, अच्छा इसको हमने लिए कहां से है, तो हमने जर्मनी के संविधान से क्या है, इसको अपने भारत देश के संविधान में हमने लिए हैं। तो जर्मनी से हमने क्या है, इसको लिए गए हैं। और भाग 18 में तो मिल रहा है आपात उपबंध। अगर अनुच्छेद कल के लिए पूछ ले तो अनुच्छेद आपका 352 से लेके
360 तक के जो अनुच्छेद है वो किसके बताते हैं? आपात उपबंध के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? आपात उपबंध के बारे में बताते हैं। और थोड़ी सा और डीप में अगर इसमें हम देख लें तो आपका जो 352 आर्टिकल है यह बताता है आपके राष्ट्रीय आपात को, यह बताता है आपके राष्ट्रीय आपात को। और बात कर लूं मैं 356 जो आपका अनुच्छेद है यह बताता है राष्ट्रपति शासन को, यह बताता है आपके राष्ट्रपति शासन को। और आपका 360 जो अनुच्छेद है यह बताता है आपके वित्तीय आपात को, यह बताता है वित्तीय आपात को। राष्ट्रीय आपात कब लगता है? जब सैनिक विद्रोह हो जाए, किसी दूसरे देश का आक्रमण हो जाए, मतलब युद्ध जैसी स्थितियों में और ससैन्य विद्रोह में आपका क्या लग जाता है? राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल नंबर 352। राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य में वहां का वो शासन का जाता है विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति के राज्यपाल की अनुशंसा में वहां पास क्या लग जाता है? आपका राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर क्या लगता है? आपका राष्ट्रपति शासन लगता है। और वित्तीय, जब वित्तीय समस्या आ जाती है तो उसके तहत क्या लगता है? आपका वित्तीय आपात हमारे भारत देश में आज तक अभी नहीं लगा है। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी भाग 18 होने वाला है ना। इसको हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं। और कहां से कहां तक का अनुच्छेद अगर पहुंचे तो 352 से लेकर 360 तक के अनुच्छेदों की इसमें चर्चा की गई है। आर्टिकल नंबर जो 352 है यह बताता है राष्ट्रीय आपात को, 356 बताता है राष्ट्रपति शासन को और 360 बताता है आपका वित्तीय आपात को। तो जानकारी अच्छी अगर लगी हो तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं और एक बार ही आपको सेशन को लाइक करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी आपको ये बताना है। चलिए भाई बताइए। तो बात कर ले हम राज्य पुनर्गठन आयोग की तो 22 दिसंबर 1953 को क्या होती है? राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या होती है? स्थापना होती है। आयोग की क्या होती है भाई? स्थापना होती है। अब आयोग है तो आयोग के क्या होंगे? कोई ना कोई अध्यक्ष होंगे। तो फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में इस आयोग की क्या होती है? स्थापना होती है, गठन होता है। और इसके साथ इनके दो और साथी लोग थे, दो सदस्य थे और वो थे आपके के.एम. पणिकर और दूसरे हृदयनाथ कुंजरू। दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1953 को होती है और किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में होती है। के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू इस आयोग के दो सदस्य थे। इस आयोग के दो सदस्य थे। बात कर लें कि इस आयोग ने रिपोर्ट कब सौंपी तो 30 सितंबर 1955 को यह आयोग क्या करता है? अपनी रिपोर्ट सौंपता है। क्या सौंपता है भाई? रिपोर्ट सौंपता है और अनुशंसा करता है कि भाषाई आधारों पर, और यह अनुशंसा करता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। और यह अनुशंसा करता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। ठीक, तो 30 सितंबर 1955 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में उसने ये कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया जाए। तो एक बार ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कब कब और कितनी बार इसमें संशोधन किया जा चुका है, आपको यह बताना है। तो
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अभी तक 6 बार संशोधन किया गया है। कितने बार किया गया है भाई? 6 बार आपका संशोधन कर दिया गया है। और वो 6 बार कब कब? सबसे पहले आपका 1986 में, फिर 1992 में, फिर आपका 2003 में, फिर 2005 में, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4, 2005 के बाद आपका किया गया 2015 और लास्ट में किया गया आपका 2019 में। तो 1 2 3 4 5 6 बार आपका क्या किया गया है भाई? संशोधन किया गया है। और लास्ट बार अगर पूछे अंतिम संशोधन कब किया गया है? 2019 में किया गया है, CAA के रूप में, है ना। अभी आपने देखे होंगे CAA, है ना, ये जो संशोधन हुआ है इसके तहत किया गया। तो 6 बार संशोधन हुआ है। 1986 में पहली बार, दूसरी बार 1992 में, तीसरी बार 2003 में, चौथी बार 2005 में, फिर 2015 और 2019 में। ये 6 बार संशोधन किया गया है आपकी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, और अनुच्छेद अगर पूछ ले तो 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक क्या है, इनका वर्णन मिलता है। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, और जब संविधान लागू हुआ था तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्राप्त थे। पहला हम देख लें, समानता का अधिकार। पहला क्या है? समानता का अधिकार, आपका आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक। बात कर लें फिर हम स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये आपको मिल जाएगा आपका 19 से लेके 22 तक। फिर हम बात कर लें आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपको मिल जाएगा 23 और 24 आर्टिकल में। बात कर लें हम फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपको मिल जाएगा 25 से लेके 28 तक। फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार ये आपको मिल जाएगा 29 और 30 में। और आर्टिकल नंबर 32 में आपको मिल जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आर्टिकल नंबर 31, इसके तहत संपत्ति का अधिकार आपको पहले अधिकार प्राप्त था, ये आपका हट गया है। और ये हटा कब है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 7वां का करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपातकालीन उपबंध हमने किस देश से लिए हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया आपात उपबंध हमने लिए हैं जर्मनी से, और इसकी चर्चा संविधान के भाग 18 में है। और भाग 18 के आर्टिकल भी हम बता दें तो 352 से लेके आपका 360 तक के आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। मेजर मैंने बताया था 352 में क्या है आपका? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। और 360 में क्या था आपका? वित्तीय आपात। और 356 इसमें हमने बताए थे आपको राष्ट्रपति शासन के बारे में। किसके बारे में बताए थे भाई? राष्ट्रपति शासन के बारे में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उपाधियों का अंत आपका आर्टिकल नंबर 18 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा या सैनिक उपाधियों के अलावा किसी और प्रकार की उपाधि या विदेश से कोई मिली उपाधि को धारण नहीं कर सकता है। गांवों में या क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में इस प्रकार की, जैसे चौधरी जी, पटेल साहब, ठाकुर साहब, जमींदार जी, ये सब उपाधियां जो समाज में कहीं ना कहीं ऊंच और नीच का भाव उत्पन्न करती हैं, इन सब को हटाने के लिए, सभी को एक समान नजर से देखने के लिए संविधान का आर्टिकल नंबर 18 अर्थात अनुच्छेद 18 ये कहता है
कि कोई व्यक्ति शिक्षा और सैनिक उपाधियों के अलावा किसी अन्य प्रकार की उपाधि को अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है। अब कोई ने पीएचडी किया तो वो डॉक्टर की उपाधि लगा सकता है, कोई सेना में मेजर कर्नल वगैरह है, प्रोफेसर वगैरह है किसी ना, तो शिक्षा संबंधी और आपकी सेना संबंधी उपाधियां तो लगा सकता है अपने नाम के आगे, लेकिन इसके अलावा किसी प्रकार की कोई उपाधि अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। इसको रोकता है आपका आर्टिकल नंबर 18, अनुच्छेद 18 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों का रक्षक क्या कहलाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद और ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। तो मौलिक अधिकारों का जो आपका रक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय भी है और उच्च न्यायालय भी है। तो इसके बिहाफ में हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे कि ए और बी दोनों। आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसकी रक्षा, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर इसकी रक्षा करता है। और आर्टिकल नंबर 226 के तहत कौन करता है? आपका हाई कोर्ट। आपका हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल नंबर 226 के तहत कौन करता है? आपका हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, तो आपके ये दोनों क्या है? रक्षक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों में संशोधन और किसी प्रकार का भी संशोधन कौन करता है? भाई संसद ही तो करता है संशोधन। संशोधन की बात कभी भी आएगी तो कौन करेगा? आपका संसद करेगी, है ना। तो संसद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लूं संसद से आप लोग परिचित हैं कि नहीं? संसद क्या कहलाती है? तो देख लें, संसद एक होता है विधानमंडल, एक होता है आपका विधानमंडल, एक होता है आपका संसद और एक होता है विधानमंडल। तो संसद आपकी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। बात कर लें हम विधानमंडल की, तो विधानमंडल बनता है आपका विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? आपका विधानमंडल बनता है। राज्य के कानून यहां बनते हैं और देश संबंधी कानून कहां बनते हैं? संसद में बनते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल नंबर 17 आपका क्या होने वाला है? एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है, जहां ये लिखा गया है कि किसी प्रकार की छुआछूत संबंधी जो बहुत सारी कुरीतियां समाज में व्याप्त हैं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको कौन रोक लगाता है? आर्टिकल नंबर आपका 17, अनुच्छेद 17 के तहत उसको इस चीज की मनाही है, वह किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत संबंधी चीजें नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 17, अनुच्छेद 17 आपका एकदम राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में तो कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। और जब संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था तब कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार आपको संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। आगे देखते हैं। तो आज की क्लास में फिर इतना ही, और आशा है कि आप लोगों को आज की जो क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी। आपके लिए जो कंटेंट हमने प्रोवाइड कराए हैं, कम समय में गागर में सागर भरने जैसी हमने पूरी प्रयास किए हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और ऐसा कंटेंट जो आपके एग्जाम में छपने वाला हो वो प्रोवाइड करा दिया जाए। यह क्लास ना केवल एमपी टेट वर्ग 3 के विद्यार्थियों के लिए जरूरी है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पॉलिटी वगैरह अगर आती है, पॉलिटी सब्जेक्ट अगर आपका आता है, तो वहाँ भी आपके लिए यह पूरी जानकारी सहायक साबित होने वाली है। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे, आज की क्लास में आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।